लीगल ऑक्यूपेशन है। ये 17% होता है, 17% ऑफ टोटल स्टेट लैंड। और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिवीजन वाइज भी ब्रेकअप बताया गया। इस सारी बातचीत पे आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी का। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी रवीश। जी, जय माता दी सर। तो सर, मैं बिल्कुल पॉइंट पे ही आऊँगा और आपसे सीधे सवाल पूछूंगा कि क्या दिखाता है ये जो आज सरकार ने डेटा लॉन्च किया है, इससे आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या इससे हमें ज्ञात होता है? ये एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट ने पब्लिक के साथ शेयर की है। पीटीआई के हवाले से खबर हमारे पास भी आई। ये एक स्टडी का विषय है, एक चर्चा का विषय है और आम लोगों में जागृति पैदा करने का विषय है कि जब वो अपने नुमाइंदे चुने तो वो इस चीज़ का ध्यान दें कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो प्लानिंग की सोच है वो कैसी है। 1 करोड़ कनाल अगर जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार के पास है लैंड, जिसमें से 17 लाख कुछ हज़ार इंक्रोच्ड है, तो पहले मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। थोड़ा सा वर्कआउट किया है रवीश। जम्मू डिवीज़न में, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एज़ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल 83,50,000 करीब लैंड है टोटल स्टेट की। मैं रिपीट करूँगा, 83,50,000 कनाल्स जम्मू डिवीजन में। जम्मू डिवीज़न में, जिसमें से एज़ पर गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है 14 लाख कनाल, 83 लाख कनाल में से 14 लाख कनाल जगह जो है वो इंक्रोच्ड है, जो कि 16% ऑफ द टोटल स्टेट लैंड बनता है। दूसरी तरफ कश्मीर डिवीज़न में टोटल स्टेट लैंड है 16.5 लाख, मतलब लगभग जितनी ज़मीन जम्मू कश्मीर में इंक्रोच्ड है उतनी ज़मीन टोटल कश्मीर में स्टेट लैंड है। उसमें से 3,27,000 इंक्रोच्ड है, जो कि टोटल लैंड का लगभग 20% होता है। हम इसी को पहले लॉक करते हैं। एक तरफ इंक्रोचमेंट है 16 से 17%, एक तरफ 20%। अब हम पहले इसी पे चर्चा करते हैं कि जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के आम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आम जनता में बातचीत होती है कि जम्मू कश्मीर को लेके जो पॉलिसियाँ बनी 1947-48 से लेके 2019 तक, उसमें अगर स्टेट लैंड गवर्नमेंट की जम्मू में ज़्यादा है, लगभग 83 लाख कनाल, तो इसका मतलब स्टेट चल कहाँ से रही है। स्टेट का रेवेन्यू जो शेयर आ रहा है, बेसिकली स्टेट लैंड मतलब होगा जिसकी मालक सरकार है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ से एक फैक्ट सामने आता है जो जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के ख़ास तौर पे लोग क्लेम करते हैं कि जम्मू का कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ गवर्नमेंट के लेवल पे ज़्यादा है। तो वो प्रूव होता है ना, इंक्रोचमेंट से भी प्रूव होता है कि जम्मू के अंदर 1 करोड़ कनाल लैंड जो JNK यूटी की अपनी लैंड है, सरकार की लैंड है, उसमें से 83 लाख कनाल जगह लैंड जो है वो स्टेट की है, जिसमें से 16% ही इंक्रोच्ड है। और दूसरी तरफ टोटल 3,27,000 कनाल जगह कश्मीर की। इसका मतलब जो लैंड टू टिलर हुआ, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, जितना भी ये डेवलपमेंट हुआ, चाहे महाराजा साहब के टाइम पे हुआ, जम्मू का यहाँ तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा एरिया ज़्यादा है, जैसे हम कहते हैं जम्मू का एरिया ज़्यादा है, ठीक। या फिर ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के रेवेन्यू के लॉज बनाए गए, उसमें कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी ओनरशिप को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया, स्टेट लैंड्स उनको नहीं बनाया गया। और जम्मू में जो लैंड लॉर्ड्स थे, जम्मू में जो पावर के को भोगने वाले लोग, हम बोलेंगे लैंड्स के जो ओनर थे, क्योंकि अगर हम देखें फॉरेस्ट लैंड, अगर हम देखें अदर लैंड्स, तो लैंड ज़्यादा सरकार की कहाँ होनी चाहिए थी, कश्मीर में, जो सो कॉल्ड कश्मीर के लोग बोलते हैं। और जब हम देखेंगे इंक्रोच किस कहाँ हुई, जम्मू में नहीं हुई, कश्मीर में हुई। तो यहाँ से कई चीज़ें जो हैं वो डिबेट का, डिस्कशन का, डिबेट का मसला बनती हैं। क्योंकि हमारा आज का बैठने का मकसद रवीश ये है कि सरकार अपने लोगों को गिल्ट में नहीं डाल सकती। और इसमें एक और भी डेटा था जो इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 2.74 लाख कनाल जो है अंडर ऑक्यूपेशन है, रियासी में 2.27 और रामबन में 1.74, और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल है वो 1.46 लाख कनाल है। मतलब कहने आप का जम्मू मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तो डाटा मार्केट है ही नहीं है पब्लिक में। वो कह रहे हैं RTA लगा के जानो, इन्होंने कंबाइंड बना दिया है बाकी डाटा। प्रैक्टिकली जो डाटा है वो 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स का ही पब्लिक डोमेन में है। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालने की कोशिश की,
जम्मू का अगर हम बात करें टोटल स्टेट लैंड कितनी है, अगर आपके पास कोई डाटा आया तो बताएं, जम्मू में टोटल स्टेट लैंड कितनी है? टोटल का नहीं बताया गया, जो इसी ये बात प्रेस टाइम प्रेस से। विभक्ति में बताया गया है इतनी encroached है। इतनी एनक्रोच भाई हम पहले पूछ रहे हैं कितनी 45,000 है? वो नहीं बताया गया। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 83 लाख कनाल जम्मू डिवीजन की लैंड है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालो, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालो कि इतनी लैंड है। ये तो होगा ना गिल्ट कॉन्शियस डालना एक प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि अब रेवेन्यू फिर वापस चला गया किसके पास? अब रेवेन्यू किसके पास है? अब एलजी ऑफिस के पास नहीं है, सेंटर के पास नहीं है, सीएम के पास। अब फिर रेवेन्यू उन लोगों के पास चला गया जो पहले से क्रॉनिक जिनके मैनिपुलेटर टाइम से ये हुआ। ठीक है जो ना, लैंड राज्यों में किसने हुआ। डिस्टर्ब की? लैंड का बैंक किसने डिस्टर्ब किया? किसने लैंड के साथ छेड़छानी करके पूरे जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में डाल दिया? एक पाकिस्तान की मेहरबानी, आधे से ज्यादा हिस्सा क्या वो लेके बैठा हुआ है, इंक्रोच करके बैठा हुआ है। और दूसरी जो हिस्सा भारत की खुद मुख्तारी में आया, लोगों के पास आया, जिसमें लोग अपने आप को एक फ्रीडम की तरह भारत के साथ अलाइन कर पाए, उधर मेहरबानी होगी इनके थॉट प्रोसेस की कि ऐसा एक डिस्प्यूट बना के रख दिया, अलग अलग बिल पास करा के, जिसकी वजह से लैंड क्रिएट हो रही है डिस्प्यूट। जब आप किसी चीज़ को एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखोगे तो वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट होंगे, और जब डिस्प्यूट क्रिएट होंगे तो गिल्ट में कौन जाएगा? ना वो अफसर, ना वो लेजिस्लेचर्स, और आम आदमी पीछेगा। आज सफ़र कौन कर रहा है? आज सफ़र कर रही है जम्मू कश्मीर की ग्रोथ। पहले 370-35 की वजह से डिस्टर्ब रहा, अब जो ये पॉलिसीज लेके आते हैं महाजन नहीं खरीद पाएगा। आज ये कास्टिज्म से लड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज कास्टिज्म पे ही हो रही है। हमें बॉर्न महाजन, तो मुझे कह रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर क्लास नहीं हो सकते थे। किसने दिया हमें? कश्मीर सेंट्रल लीडरशिप ने। क्यों नहीं हो सकते थे? किसने मना किया था? मतलब अगर आप बाय बर्थ किसी को कह रहे हो कि ये एट्रोसिटीज हैं, हमारे लिए कोई नहीं बोला। हमारा मतलब मैं जिस कास्ट में पैदा हुआ किसी ने नहीं बोला। वाई? अग्रवाल खत्रीज कि ये नहीं एग्रीकल्चर कर सकते। एग्रीकल्चर तो सब कर सकते थे। शास्त्रों में तो गौपालन काम ही वैश्यों का दिया गया था, तो गौपालन करने वाला एग्रीकल्चर में कैसे चला गया फिर? तो मैं ये आज बता रहा हूँ कि जो डाटा सामने आया है ये आम जनता को एक अलर्ट करने का डाटा है कि किस तरीके से एक इशू बनाया जाता है, फिर आम लोगों को गिल्ट डाला जाता है, फिर पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की उसके पीछे लग जाती है और ध्यान भटकाया जाता है उस चीज़ से जो इम्पोर्टेंट है कि 1947-48 से लेके जब से ये भारत के साथ विलय हुआ, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द चीफ मिनिस्टर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उन्हीं सरकारों की जो आज भी सरकार में वापस आए। और आज वो आके क्या कर रहे हैं? आज वो जनता को गिल्ट में डाल रहे हैं। और किसकी जनता को गिल्ट में डाल रहे हैं? किसको गिल्ट में डाला जा रहा है? जम्मू की जनता को। क्यों गिल्ट में डाला जा रहा है? ताकि ये ध्यान ना चला जाए कि जम्मू जो था वो कंट्रीब्यूटर ज़्यादा है। और मैं इस डाटे के सामने बात करूंगा कि फिर भी जम्मू की जो रेशो टू इंक्रोचमेंट है परसेंट है वो 16% ही है, और जो रेशो कश्मीर वैली की है जिसमें लैंड ही कम है लेकिन इंक्रोचमेंट ज़्यादा है, लगभग 20% है 3,27,000 में से। तो आगे का जो डाटा मेरे सामने आया वो मैं थोड़ा शेयर कर लूँ। जम्मू डिवीज़न में जो लैंड पब्लिक डोमेन में तो पहले तो चीज़ें कुछ है ही नहीं है, हमने थोड़ा वो जो खंगाला उसके बाद थोड़ा सा एक आइडिया सामने आया। आई एम नॉट श्योर बोर्ड की ये जो पब्लिक डोमेन में वो सारी चीज़ें ट्रूथ हों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गूगल की हेल्प ली, थोड़ा सा वेबसाइटों को चेक किया। ये बार बार एक ही चीज़ बता रहा है कि जम्मू डिवीज़न में 2,74,000 जोरी में इंक्रोच्ड है, 2,27,000 रियासी में है, रामबन में 1,74,000 है, बाकी सबको मिला के 7,25,000 है। तो मैंने और बारामूला में 81,000 है, 53,000 कुपवाड़ा में, पुलवामा में 43 है, और बाकी सबको मिला के 1.5 लाख है। मेरा ये जो इंक्रोचमेंट का फिगर है ना, ये थोड़ा सा ना जिसको हम बोलते हैं ना कि आधी खबर दिखाई जा रही है आधी छुपाई जा रही है, ये एजेंडा होता है। जब भी कोई चीज़ें ऐसी की गई इसका मतलब एजेंडा चल रहा है। आप जितनी मर्जी बार खंगालो। फिर हमने जब थोड़ा सा और किया तो हमें पता लगा जम्मू की पब्लिकली स्पेसिफाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बड़े पर्टिकुलर कठुआ की नहीं है, सांबा की नहीं है, उधमपुर की नहीं है, पुंछ की नहीं है, किश्तवाड़ की नहीं, डोडा की नहीं है। इन एरियाज़ में एनालिसिस और सर्वे नहीं हुए हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं अगर हम लोग कश्मीर में, अनंतनाग की नहीं है जो मोस्ट जिसको हम बोलते हैं ग्रोइंग एरिया है, ठीक है, श्रीनगर सिटी की नहीं है, उसके बाद बडगाम की नहीं है, उसके बाद बांडीपुरा की नहीं है, शोपियां की नहीं है, गांधरबल की नहीं है, कुलगाम की नहीं है। अब ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है जम्मू में भी कश्मीर में भी कि जिन एरियाज में लैंड वैल्यू ज़्यादा है उसका डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, ठीक है, और जहां का लाया गया वहां पे शायद लैंड वैल्यू उतनी
नहीं है, ताकि हम बताएंगे हमने इंक्रोचमेंट वापस ले ली। मेरा ये मानना है कि इंक्रोचर्स किसको आप बोल रहे हो, अंडर व्हाट कंडीशन वो इंक्रोचमेंट में डाला गया, कि वो गरीब है, गुरबा है, मजबूर है, या वो क्रॉनिक है, किन कंडीशंस में वो लैंड स्टेट बनी। क्या वो ओन्ड लैंड थी, प्रॉपर्टी लैंड थी, जो लैंड टू टिलर के केस में जो उसका या सीलिंग लिमिट के बाहर आ गई, जैसे किसी की लैंड थी 182 जब आपने लो की, उसकी 200 कनाल थी, 18 कनाल स्टेट लैंड हुई। अगर वो स्टेट लैंड 18 कनाल हुई, आपने और किसी को अलॉट नहीं की, तो आपके पास रह गया आपने क्या किया। क्योंकि ये सारी डिबेट डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर यूटी बनना, इन सब के बीच में जो लैंड है जिसके लिए लड़ाई है सारी, उसके लिए नॉर्म्स बड़े स्ट्रेटेजिक, बड़े क्लियर, बड़े फार साइटेड चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली रेवेन्यू मीन्स लैंड, रेवेन्यू मीन्स लैंड। और आज रेवेन्यू का काम करने के जगह पे डीसी डिवकॉम जितने भी हैं, वो लैंड के लिए उनको टाइम नहीं बच रहा है। बाकी उनको सीओशिप के बड़े काम मिल गए हैं, डिफरेंट स्कीमें आ चुकी हैं, डिफरेंट सिस्टम आ चुके हैं। तो अगर कोई एनालिसिस करना है पटवारी साहब कर रहे हैं, कोई सर्वे करना है तो वो काम करें, तहसीलदार साहब अपने काम हो रहे। रेवेन्यू जो मेन काम है जिसके लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई, वो तो वो कर नहीं रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैन पावर की शॉर्टेज है। तो मेरा मानना है कि जो ये गिल्ट डाल के एक अपने आप को होता ना कि हम भी नंबर बना लें, हमने बड़ा काम कर दिया कि भारत में सारे करप्ट लोग हैं, जम्मू कश्मीर में तो हाई सारे करप्ट है, सरकार जो आती है वो बड़ी हो जाती है फार साइटेड, ऑनेस्ट, बिल्कुल मतलब एफिशिएंट, 100% नंबर लेने वाली, और जो लोग सरकार में नहीं होते वो सारे करप्ट होते हैं। इस माइंडसेट के साथ जब आप पब्लिक के साथ डील करते हो ना, तो डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। ये पॉजिटिव साइन नहीं है। आपको वाइट पेपर लाना है, मगर आपकी मंशा साफ सुथरी है और सच में आप चाहते हो कि लोगों का भला हो, तो इस 1 करोड़ कनाल लैंड को आप पहले जस्टिफाई करिए कि लैंड कितनी है। आप उस लैंड को क्या बोलोगे जो इंक्रोच कर दी जेडीए ने, लोगों से ज़बरदस्ती ली, ना कंपोजिशन पूरे दिए, नोटिफाई कर दी। अब लोग जगह जगह पे खज्जल हो रहे हैं 20-20, 30-30 साल से, क्योंकि आपने उनकी माल की लैंडें ली, कंपोजिशन को दिया नहीं, और आपके पास ताकत थी। आपसे मेरा मतलब होता है कि हर चीज़ स्टेट के पास ताकत बड़ी है ना, और स्टेट का मतलब होता है उसके मुलाजिम के पास भी ताकत बड़ी होती है। और जो मुलाजिम कुर्सी पे बैठा, ना उसको रिटायरमेंट याद आती है, ना स्पिरिचुअलिटी याद आती है, ना ह्यूमन बिहेवियर याद आता है। वो कहता है मेरी बुक सही रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मेरी बात बताओ, जब 1993-94 में आपने रघुड़ा में जगह ली, आपसे मेरा मतलब जेडीए ने कि हम यहाँ टाउनशिप बनाएंगे, फिर आपने आधे लोगों को कंपनसेशन दिया, आधे को नहीं दिया। लेकिन जिनको आपने नोटिफाई कर दिया, उनकी एक जनरेशन तो मर गई, माल की लैंड पे अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनका क्या कसूर है। इसी तरह ये न्यायिक शगुफा छोड़ दिया उन्होंने, ध्यान भटकाने के लिए इनएफिशिएंसी से। 1 करोड़ कनाल जगह जो है वो इंक्रोच डैम छुड़वाएंगे। तो पहले मेरी बात बताओ, 1 करोड़ कनाल को डिफाइन करो कि किस लोकेशन पे कौन सी लैंड है आपकी, कितने लट्ठे आपके अवेलेबल हैं, कितने सर्वे आपके पेंडिंग है, मैन पावर लगाओ। और ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए दोनों सरकारों की, जो एट प्रेजेंट कुर्सियों में बैठी हैं, रेवेन्यू कमिश्नर हैं या जो भी फाइनेंस कमिश्नर है, उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि आप जो कुर्सियों में बैठे थे कितने केस सेटल किए। ये तो लिटिगेशन का एक और इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अगर रोशनी एक्ट ने एक प्रोविजन दिया था कि हम रेगुलराइज करके चीज़ें करते हैं, ठीक है, उसमें फिर करप्शन हो गई। तो अब ये आपको क्या लगता है रवीश, ये जो आप नया ये शुरू कर रहे हैं डिबेट, ये किधर जा रही है? हमें ये देखना है कि 1 करोड़ कनाल अगर टोटल लैंड थी या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी टाइप क्या है, उनमें से कितनी लैंड्स हैं जो लोग काम आ सकती हैं, और कितनी लैंड्स हैं जो जिनको आप इंक्रोच बोल रहे हो, क्या वो एक्चुअल में इंक्रोचमेंट है या वो एक नेचुरल जस्टिस है कि अगर किसी के पास कोई लैंड 96-76 में आ गई, जब एग्री जो भी नॉर्म्स आए कि जो एक्स्ट्रा सीलिंग के ऊपर किसी के पास लैंड थी, उनसे गवर्नमेंट ने नहीं ली, वो उसको काश्तकारी करते रहे, उसका यूज़ करते रहे, जिसके बाद 1976 से गर्दौरी लगी है ओनर के पास। आज वो खुद ही एक 82 की मतलब एक सीलिंग के क्या वो हैंड टू माउथ भी नहीं रहा हुआ। तो आज आप उसको कह रहे हैं कि ये तो स्टेट लैंड थी, क्योंकि हमने नहीं ली, हमारा मर्जी नहीं थी, आज हम तेरे से खाली कराना चाहते हैं। क्योंकि स्टेट कैन नॉट बी, जिसको बोलते हैं ना, कैन नॉट बिहेव लाइक एजेंसी जो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए मुखोटा पहन ले सोशल वर्क का और पर्सनल इंटरेस्ट की बात करे। स्टेट को पब्लिक वेलफेयर की बात करनी है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हो कि 3,27,000 कनाल कश्मीर में है, ठीक है जी, और जम्मू में कितनी है आपने देखी? 83 लाख में से 13,000 ना 14 लाख 14 लाख 16%। तो ये 14 लाख लैंड जो इंक्रोचर्स हैं, ये कौन है? हम किन को इंक्रोचर बोल रहे हैं?
क्या ये जेन्युइन लोग हैं जिनसे आपने लैंड नहीं ली, उनकी गडोरियाँ चलती रही, या ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई ऐसे ठेकेदार हैं, तो आप उनको ओपन करो। बट अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, आपके पास डिमार्केशंस नहीं है, आप उनको गिल्ट नहीं दे सकते ना। आप पब्लिक वेलफेयर की स्टेट हो। उस टाइम पे जिस थॉट से आपने सोशलिस्टिक थॉट से सोचा, नेहरू जी ने भी 1947 में इसको रखा कि हम लैंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इंडिया में, चलो जी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में तो एटलीस्ट इतना बड़ा मसला नहीं था। तो कम से कम आज एक प्रॉपर कमीशन बना के एक मॉडर्न तरीके से, आज उस टाइम पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, अगर हम बात करें 30 करोड़, जम्मू कश्मीर की कितनी थी, आज कितनी है? आज हम लोगों के पास पॉपुलेशन का भी लोड है, रिसोर्सेज भी चाहिए, तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग चाहिए ना लैंड यूज़ की। और वो लैंड यूज़ की प्लानिंग करने के लिए 5 साल का समय कम है। तो पहले उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए वो कुर्सी लेके बैठे, सबको लाइन में हाजिर करें, और फिर एक एक करके डाटा अपने पास लाएं, एक्सपर्ट्स को बुलाएं। एक्सपर्ट का मतलब वो नहीं है जो आज कुर्सी पे बैठा है, एक्सपर्ट जो डिज़ाइन कर सके पूरी लैंड का, जिसके पास आज गूगल है, आपको बोलता है इधर ये जगह हमारी है, देखो गूगल में जाके, अगर वहाँ पे आपके पास मौके पे लठा नहीं है, आप देख सकते हो कितनी लैंड जो है वो इस तरीके की है जिसमें लिटिगेशन नहीं हो। आप जुडिशरी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं फास्ट ट्रैक डिसीजन चाहिए। फैमिलियाँ लड़ रही हैं, भाइयाँ लड़ रहे हैं, बहनें लड़ रही हैं, ओनर्स भी लड़ रहे हैं, स्टेट लैंड पे भी लड़ रहे हैं, ग्रोज लैंड पे भी लड़ रहे हैं, गुरदौरी लैंडों पे भी झगड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस लैंड को क्लियर करो ताकि लैंड एक रिसोर्स प्यूरीफाइड तरीके से सामने आए, फिर समझदारी से उसको सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर डेवलप किया जाए, फिर ये चीज़ें जो है जस्टिफाइड है। नहीं तो सीधे इंक्रोचमेंट बोल देना ये एक इमोरल एक्ट होगा, क्योंकि आप किसी सामने वाले को चोर बोलने से पहले आप ये देखो कि वो चोर है भी है या नहीं। इसका रेफरेंस मैं गीता रामायण से लूँगा। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं, पेड़ से फल फ्रूट खाते हैं, तो रावण बोलता है जी तूने मेरी अशोक वाटिका से बगैर पूछे फ्रूट खाया। तो हनुमान जी कहते हैं कि भारत के संस्कार कहते हैं अगर आपको भूख लगी है, ये आपका नेचुरल कॉज है, और पेड़ पे फ्रूट है, तो मैं वो खाया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने उसको लालच कर ही नहीं खाया। इसी तरह अगर कोई आदमी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना शेल्टर बनाता है, और वो शेल्टर बना रहा है पिछले 30 सालों से, तो लैंड को किसने मेंटेन किया? उसने। एक तरफ 12 साल का सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है पोजेशन, दूसरी तरफ J&K की गवर्नमेंट कह रही है मैं उसको इंक्रोचमेंट मानूंगी। तो ये इतना विरोधाभास जो है ना, ये ठीक नहीं है। आपको जेन्युइन सच्चे मन से अपनी पूरी जितनी भी आपकी स्टाफिंग है जम्मू डिवीज़न की और कश्मीर डिवीज़न की, ऑल पटवारीज, ऑल गुरदौर, ऑल तहसीलदारों को बिठाना है, मोटिवेट करना है कि भाई जी मैं चाहता हूँ कि हमारी लैंड आने वाले 1000 साल भी लिटिगेशन में ना आ जाए। इसके लिए आप साल लगाओ, 2 साल लाओ, एजेंडा लाओ इसके ऊपर। अगर आप ये कर पाए तो रवीश, महाराणा प्रताप नहीं, हमारे जो प्रताप सिंह जी महाराजा हुए, उनके बाद ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा, क्योंकि उन्होंने लैंड पे काम किया था। और उसके बाद अगर आज ये जो प्रेजेंट सरकार अगर मंशा दिखाती है, तो पहले इंक्रोचमेंट वर्ड बंद करे बोलना, आप ये बोले कि हमारी लैंड अभी हम सर्च कर रहे हैं, फिर पहले वर्कआउट करे, फिर पहले देखिए जो आपकी नज़रों में ओन लैंड है उनके पास भी है या नहीं, या आपकी वजह से वो भी फंसे हुए हैं कि एक ही नंबर में बड़े केसेस हमने देखे, एक ही खसरा नंबर में स्टेट लैंड भी है और एक ही खसरा नंबर में मालकी लैंड भी है। ना स्टेट अपने आप को डिमार्क की ना मालकी की, और वो गुर्बत गरीबी की जिंदगी जी रहे हो, जगह डेवलप ही नहीं हो रही है। आप इतना बड़ा रिसोर्स वेस्ट करते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो आज ये डेवलपमेंट डिबेट शुरू हुई है, मेरी आज इस डिस्कशन से लोगों में जागृति पैदा होनी चाहिए। जो हमने 2 चीज़ें की कि जम्मू में सरकार की लैंड ज़्यादा है और इंक्रोचमेंट प्रोपोर्शनलिटी कम है, कश्मीर में सरकार की लैंड कम है, इंक्रोचमेंट ज़्यादा है। और जो डाटा इन्होंने दिया वो 3 डिस्ट्रिक्ट का देने के लिए सारे 10 का लाओ, और मेन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसको तो लाओ, जो मेन श्रीनगर उसको तो लाओ, फिर आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठता है। और अगर आपने इस तरीके से खाली एक न्यूज़ क्रिएट करनी है, हाइप क्रिएट करनी है, नेरेटिव और खेलनी है, तो अर्थ न्यूज़ यहाँ बैठ के उसको बस्ट करेगा और आपको डायरेक्शन देगा जो पब्लिक वेलफेयर में हो, समाज के हित में हो और विश्व हित में हो, और आपस में स्वार्थ बड़े लोगों का। और ये समझ में आए कि जम्मू के अंदर लैंड बैंक जो है वो कश्मीर से ज़्यादा है, ताकि हम जो डिवीज़न की बात करते हैं उसकी जगह हम इकट्ठे होकर चलने की बात करें। मेरी बात समझ में आई ना? क्योंकि इमिग्रेशन जम्मू में इंटरनल भी हुई, बाहर से भी हुई, इंडस्ट्री भी आई। अब उस इमिग्रेशन को एडजस्ट भी करना है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री आनी है तो लेबर भी आनी है, उनके लिए हाउसिंग भी बनानी है, उनके लिए स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए। गवर्नमेंट में बैठे हुए जब लोग सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं ना, तो प्लानिंग फेलियर होता है। व्हाट डू यू से अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड?
बिल्कुल देखिए, सरकार को देखना चाहिए कि ये क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम जो है इस स्टेट में चलता आ रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करके और चीज़ें भी डिटेल हम चाहेंगे कि वो शेयर करें हमारे साथ कि टोटल लैंड जो है गवर्नमेंट लैंड कितनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वो कितनी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अंडर ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा सरकार ने इसी के साथ जुड़ती हुई एक और बात भी बताई, सरकार द्वारा बताई गई कि 68,190 कनाल जो ज़मीन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट को दी गई, जो कि विदाउट चार्जिंग ट्रांसफ़र वैल्यू उन जो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज हैं, उनको दी गई। और 7500 कनाल 7495 कनाल एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ 7495 कनाल और 10 मरले ज़मीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को दी गई, जिनको जो फी है जी फी चार्ज की गई 105 करोड़ रुपए तक, 105 करोड़ रुपए जो है वो उनको चार्ज किया गया इस लैंड को देने के लिए, जो ट्रांसफ़र फ़ी है। तो बिल्कुल देखिए, आपने तो बिल्कुल अच्छे से व्याख्या की इसकी कि किस तरीके से इस लैंड को बेटर यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर सरकार के पास इतना बड़ा लैंड बैंक है तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, इसको जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। और आप जो ये एंक्रोचमेंट के पीछे पड़े हैं जो 16 और 19% है, इसको थोड़ी देर छोड़ दें। जो आपके पास बची हुई लैंड है पहले उस पर काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं ना। फर्स्ट फेज में किसको पकड़ेंगे? जो हाथ में है, मतलब जो हमारे हाथ में भी ताकत है उसको देखें। अगर आपका 83 कनाल जगह है, 83 लाख कनाल जगह है, जिसमें से 16 कनाल 14 कनाल छोड़ देते हैं, 70 लाख कनाल आपके पास है ना। पहले 70 लाख कनाल का यूटिलाइजेशन बताएं, आप क्या कर रहे हैं, आपका प्लान क्या है, आप कैसे उसको पब्लिक वेलफेयर में लाएंगे, कैसे उसके अंदर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। और अगर कश्मीर में आपके पास है कंपैरेटिवली 17 लाख, जिसमें से 3 कनाल कश्मीर में इनके पास टोटल लैंड है 17 लाख, और जिसमें से 3 लाख 27 है, तो पहले आप उसमें से 14 लाख कनाल बताओ क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी है, प्लान बनाओ, सिस्टम बनाओ, प्रोग्रेस तो शुरू करो। ये क्रिटिसिज्म करते रहना, ये नुक्स निकालते रहना, सबको गिल्ट में रखना, सबको शक की नज़र से देखना, ये नेगेटिविटी से बाहर आने दो दुनिया को। भारत इज़ नॉट लाइक अदर कंट्रीज। भारत प्रोग्रेसिव लोगों का मुल्क है, वो आगे बढ़ता है, वो काम करता है, बट स्टेट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आगे देखने वाला। जिन लोगों के साथ ये डिस्प्यूट बने उन्हीं के माइंडसेट से डिस्प्यूट सॉल्व थोड़ी होंगे। आपको प्रोग्रेसिव और एक प्रैग्मेटिक माइंडसेट के साथ सॉल्व करने हैं सोल्यूशन को, क्योंकि सोर्सेज पब्लिक के लिए हैं। पब्लिक के रिसोर्सेज को अगर आप सोचोगे नहीं जी पब्लिक को रिसोर्स मैं नहीं देना चाहता हूँ, मेरे को किसी तरीके से स्टेट को बेनिफिट मिले, फिर आप बोल दो ये कम्युनिस्ट स्टेट है, फिर आप बोल दो ये डेमोक्रेटिक स्टेट ही नहीं है। क्या बोलते हो रवि साहब? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जो जनहित का कार्य है, जो हमारी भारत देश की जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका कार्य जो मेन जो फोकस है वो जनहित ही है। तो जो कार्य जो ज़मीन का भी इस्तेमाल है, इसका भी जनहित में बड़ा सीरियस मैटर है। इसके ऊपर बहुत से लोगों को डिबेट डिस्कशन करनी चाहिए, यूट्यूब में जाके अपने चैनलों में जाके गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी चाहिए कि आपको देखा जा रहा है, आपके ऊपर बात की जा रही है। ये जो आप आम लोगों को एक्साइटमेंट करने के लिए शगुफा छोड़ देते ना, इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे। पहले जो आपके पास लैंड है वो भी बताओ, और जो इंक्रोच्ड है उसको भी डिटेलिंग करो, विद नक्शा, विद डिमार्केशंस। हवा में बातें नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका क्या विचार है इस सारे मामले के ऊपर। और पब्लिक हरासमेंट ना करो। बिल्कुल पब्लिक हरासमेंट ना करें। तो आप जो अपनी ओपिनियन है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपकी आवाज़ भी सुनी जाए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।